हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का गबन का 26वां भाग है। सो ध्यान से सुनिए। आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेरणा की। उसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वह अंधेरी छाया स्त्री है। उसकी साड़ी साफ नजर आ रही है। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। फिर उसे शंका हुई, कोई मर्द या वेश बदल कर मेरे साथ तो छल नहीं कर रहा है। वह ज्यों ज्यों पीछे हटता गया वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसे कोई चीज़ रमा की तरफ देखी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर वह केवल एक लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई। उसने जो फिर सामने देखा वह छाया अंधकार में विलीन हो गई थी। रमा ने लपक कर वो लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कुतूहल भी। भय कम था, कुतूहल अधिक। लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते ही उसके हृदय में फुररियाँ सी उठने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की लिखा उसने एक ही सांस में पत्र पढ़ डाला और एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वह भीषण भार जिसने आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वह सारी मनोव्यथा जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी, वह सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मानो उड़ गई, छू मंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी न हुआ था। पहली सनक यह सवार हुई, अभी चलाकर दरोगा से कह दूं, चलकर कह दूं कि मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया, बयान तो अब हो ही चुका है। जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका है। अब उसके फल से क्यों हाथ धोऊं। मगर इन सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए हैं। सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अब भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दूं तो आटे दाल का भाव मालूम हो। यही ना होगा, मुझे कोई जगह न मिलेगी बला से। इन लोगों के मंसूबे तो खाक में मिल जाएंगे। इस दगाबाजी की तो सज़ा मिल जाएगी। और यह कुछ नहीं सही, इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। यह सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। जब मेरा वहाँ रहना साबित ही नहीं, तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह में कालिख लग जाएगी। मुंह तो दिखाया ना जाएगा, मुकदमा क्या चलाएंगे। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है तो मैं भी इन्हीं से चाल चलूंगा। कह दूंगा अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं शहादत दूंगा, वरना साफ कह दूंगा इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायाब दरोगा बनाकर भेज दें और वहाँ सड़ा करूँ लूँगा इंस्पेक्टर। और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वह चला कि इसी वक्त दरोगा से कह दूं, लेकिन फिर रुक गया। एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। उसके प्रति इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा से उसे कभी न हुई थी, मानो वह कोई दैवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से एक किवाड़ बंद कर दिए, जिसमें घर पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। और अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेसिंग के पास आकर सोचने लगा, उस पार कैसे जाऊं। शायद अभी जालपा बगीचे में हो। देवदिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसके राह रुके थे। उसे फांद जाना संभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेट लिए और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ में कपड़ों को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा बड़े संकट में पड़ा। न इस पार जा सकता न उस पार। जरा भी असावधानी हुई और कांटे उसकी देह में चुभ जाएंगे। मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाह न थी। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगाता हुआ उसे पास निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पीठ में कुछ खरोचे लगे, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांधकर भी उसके सामने खड़ा हो जाता तो वह भी पीछे न हटता। फटे हुए कुर्ते को उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकती थी। उसे 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 ओढ़ लिया, धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था। शायद रखवाला हट्टी खाना खाने गया हुआ था। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी। किसी की आहट न मिली, पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा। समझ गया जालपा भला से किसी को मालूम हो जाए कि बंगले में से निकल आया हूँ। पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कैदी नहीं, गुलामी नहीं लिखाई है। आधी रात हो गई थी। देवी भी आधे घंटा पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था कि एक नंगे धड़ंगे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर बांध ली और देवीदिन को डराना चाहता था। देवीदिन ने सशंक होकर कहा, कौन है। सहसा पहचान गया और झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया है। कपड़े क्या हुए। रमा तार से निकल रहा था। सब उसके कांटों में उलझ गए, फट गए। देवीदिन, राम राम, देह में तो कांटे नहीं चुभे। रमा, कुछ नहीं, एक खरोचे लग गए हैं। मैं बहुत बचा कर निकला हूँ। देवीदिन, बहू की चिट्ठी मिल गई ना। रमा, हाँ, उसी वक्त मिल गई थी। क्या वह भी तुम्हारे साथ थी। देवीदिन, वह मेरे साथ नहीं थी, मैं उनके साथ था। जब जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा तब से जाने जाने लगाए हुए थी।
रमा, तुमने कोई खत लिखा था? देवी दीन, मैंने कोई खत पत्तर नहीं लिखा भैया। जब वो आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने बूझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया हुआ शतरंज वाला नक्शा उन्हीं ने पराग से भेजा था और इनाम भी वहीं से आया था। रमा की आंखें फैल गई। जालपा की चतुराई ने उसे विस्मय में डाल दिया, उसके साथ ही पराजय के भाव से उसे खीन कर दिया। यहाँ भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह। बुढ़िया ऊपर आ गई हुई थी। देवीदीन ने जीने के पास जाकर कहा, अरे क्या करती है, बहू से कह दे एक आदमी उनसे मिलने आया है। यह कहकर देवीदीन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब तुम सरकार में तुम्हारी पेशी होगी। बहुत भाग्य थे, बिना वारंट के पकड़े गए, आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती। रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया था, लज्जा से गड़ा जाता था। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था। जिस भय से वह भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त ही कर दिया। वह जालपा के सामने सीधी आंखें भी न तो कर सकता था। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने से के पास छिटक गया। देवीदी ने पूछा, क्यों रुक गए? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। बुढ़िया ने ऊपर से ही कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवीदी ने विनोद किया। कहता है मैं जो कुछ कहूँगा बहू से कहूँगा, कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दी ने एक क्षण के बाद पूछा, कह दूँ लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो हूँ। कहता है बड़ी दूर से आया है कहाँ? यह क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े कुछ झिझकता, कुछ झेंपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवदीन वहाँ न होता तो वह 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में इतना नशा न था, अंगों में कभी इतनी चपलता न थी, कपोल कभी इतने न दमकते थे, हृदय में कभी इतना मृदु कंपन न हुआ था। आज उसकी तपस्या सफल हुई। वियोगियों के मिलन की रात बटोहियों के पड़ाव की रात है। जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों ही को अपनी 6 महीने की कथा कहनी थी। रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। जालपा ने अपनी कथा में कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वह डरती थी उन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, यह सारी गाथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने शीशक शीशक कर सुनी। वो अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था। जो बात उसे अशुभ मालूम हुई, उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर रख दिखाया। शतरंज वाली बात को वह खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन वहाँ भी जालपा ही ने नीचा दिखाया। फिर उसकी कीर्ति लालसा को उसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने सिसक कर कहा, तुमने सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा। क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था? मुंह देखे की प्रीति थी, आंख ओठ पहाड़ ओठ। रमा ने हंसक से कहा, यह बात न थी जालपा, दिल पर जो गुजरती थी दिल ही जानता है, लेकिन लिखने को मुंह भी तो हो। जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो अपनी विपत्ति क्या लिखते लिखते बैठता। मैंने तो सोच लिया था जब तक खूब रुपए न कमा लूंगा एक शब्द भी न लिखूंगा। जालपा ने आंसू भरी आंखों से में व्यंग भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते हैं, हम तो रुपए के यार हैं। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझ रखा है कि वाह, गोसाई जी भी तो कह गए हैं, स्वार्थ लाई करही सब प्रीति। रमा ने झपते हुए कहा, नहीं नहीं प्रिय, यह बात न थी। मैं यही सोचता था कि इन फटे हालों जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्ही से लगता था। सोचता था तुम मुझे कितना कपटी झूठा कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय कुछ तो नर्म हुआ होगा। जालपा ने व्यथित कर्ण से कहा, मैं शायद उस थैले को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तुम मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थिनी, कितनी लोभी समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये रोज खर्च करे, 1000-2000 के गहने बनने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान कर रही है। तो अगर तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न कूदूंगी। इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और जो शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। यह मैं नहीं कहती कि भोग विलास से मेरा जी भर गया, या गहने कपड़े से मैं उब गई, या सर तमाशे से मुझे घृणा हो गई है। यह सब अभिलाषाएं जो कि त्यों हैं। अगर तुम में अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने
सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या करना, लेकिन नियत खोटी करके आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई, मगर उसी दिन तुम्हारे बाहर चले गए थे और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी। मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता करूँ क्या। एक बात कहकर मुकर जाने का साहस मुझ में नहीं है, बयान तो बदलना ही पड़ेगा। आखिर कैसे, मुश्किल क्या है। जब तुम्हें मालूम होगा कि म्यूनसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती तो फिर किस बात का डर। डर ना हो, ये भी तो कोई चीज़ है। जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, यह तो मुझसे ना होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम से ज़िंदगी बसर हो गई। मुझ में गली गली ठोकर खाने का बूता नहीं है। जालपा ने कोई जवाब न दिया। वह सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने फिर धीरता से कहा, और कुछ मेरी मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती। हाँ, मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने त्योरी चढ़ाकर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी। क्या तुम इतने गए बीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो। मैं इसे नहीं सहन सकती, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का अनभल करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमा इस आदर्शवाद से चिढ़कर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं यह कुलीगिरी करूं। जालपा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती, लेकिन अगर कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वह खून से तर रोटियां खाने से कहीं बढ़कर है। रमा ने शांत भाव से कहा, जालपा, तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो, मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को बुरी लगती है, इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथों इतने आदमियों का खून हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरें खाने की शक्ति नहीं है, न मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में अब सभी थोड़े ही आदत पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चढ़ाना चाहते हो जहाँ पहुँचने की शक्ति मुझ में नहीं है। जालपा ने तीखे स्वर में कहा, जिस आदमी में हत्या करने की शक्ति है उसमें हत्या न करने की शक्ति का न होना अचंभे की बात है। जिसमें दौड़ने की शक्ति है हो, जिस उसमें खड़े रहने की शक्ति न हो, उसे कौन मानेगा। जब हम कोई पाप करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है। तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है बस, और सारी बातें आप ही आप हो जाएंगी। रमा सिर झुकाए हुए सुनता रहा। जालपा ने और आवेश में आकर कहा, अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे ही यहाँ से विदा कर दो। मैं मुंह में कालिक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें एक दिन दिख करने ना आऊंगी। तुम आनंद से रहना, मैं अपना पेट मेहनत मजूरी से भर लूंगी। अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, इसलिए यह दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनाश करके छोड़ेगी। रमा के दिल पर कुछ चोट लगी, सिर फुलाकर बोला, चाहता तो मैं भी वही हूँ कि किसी तरह इसी मुसीबत से जान बचे। तो बचाते क्यों नहीं। अगर तुम्हें कहते शर्म आती तो मैं चलूँ। यही अच्छा होगा, मैं भी चलूँगी और तुम्हारे सुपरडेंट साहब से सारा वृतांत साफ साफ कह दूंगी। रमा का सारा पशु पेश गायब हो गया। अपनी इतनी दुर्गति न हुआ करवाना चाहता था कि उसकी स्त्री जाकर उसकी वकालत करे। बोला, तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है जालपा, मैं उन लोगों को समझा दूंगा। जालपा ने जोर देकर कहा, साहब बताओ, अपना बयान बदलोगे या नहीं। रमा ने मानो कोने में दबकर कहा, कहता तो हूँ बदल दूंगा, मेरे कहने से या अपने दिल से। तुम्हारे कहने से नहीं, अपने दिल से। मुझे खुद ही ऐसी बातों से घृणा है। सिर पे जरा हिचक थी, वह तुमने निकाल दी। फिर और बातें होने लगी। कैसे पता चला कि रमा ने रुपए उड़ा दिए हैं, रुपए अदा कैसे हो गए, और लोगों की को गबन की खबर हुई या घर में ही दबकर रह गई। रतन पर क्या गुजरी, गोपी क्यों इतनी जल्दी चला गया, दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं। आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया। फिर जीवन के मंसूबे बांधे जाने लगे। रामा जालपा ने कहा, घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले लें और आनंद से खेती बाड़ी करें। रमा ने कहा, उससे कहीं अच्छा है कि यहाँ चाय की दुकान खोलें। इस पर दोनों में मुआवजा हुआ। आखिर रमा को हार माननी पड़ी। यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था, भाइयों को शिक्षा न दे सकता था और न माता पिता की सेवा सत्कार कर सकता था। आखिर घर वालों के प्रति भी तो उसका कुछ कर्तव्य है। रमा निरुत्तर हो गया। रमा मुंह अंधेरे अपने बंगले में जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमा ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, खैरियत तो है, नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की। रमा ने खड़े खड़े कहा, नौकरों ने नहीं, आपने शरारत की है। आपके मातहतों अफसरों और सबने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है।
दारोगा ने कुछ घबराकर पूछा, आखिर बात क्या है, कहिए तो रमा। बात यही है कि मैं इस मामले में अब कोई शहादत न दूंगा। उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। आप लोगों का चकमा था, पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कर दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन पर न लूंगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था रमा। मीज़ान की गलती थी, गबन न था। म्यूनसिपैलिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। यह आपको मालूम कैसे हुआ? इससे आपको कोई बहस नहीं। मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कर दूंगा। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह बकरा है उन तारीखों में मैं इलाहाबाद में था। म्यूनसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दारोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करके कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया है, लेकिन उसका खातिर ख्वाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन है। सरकार की नज़रों में इज्जत और रुसुक कितना बढ़ गया। यूँ मारे मारे फिरते शायद किसी दफ्तर में क्लर्की मिल जाती, वो भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाज़ा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रमाना डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं। रमा पर इस प्रलोभन का कुछ भी असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की नहीं चाहता। यह आप ही को मुबारक रहे। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमा को देख इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमा ने इस भाव से कहा मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ। जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप लोगों के इशारे पर चला, अब अपनी आंखों से देखकर चलूंगा। इंस्पेक्टर ने दारोगा का मुंह देखा, दारोगा ने डिप्टी का मुंह देखा, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। यह कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, क्या बात है? हलफ से कहता है आप कुछ नाराज मालूम होते हैं। रमा, मैंने फैसला किया है कि आज बयान बदल दूंगा, बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, अपनी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई कि आप इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब, आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की। अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजिए, हलफ से कहता हूँ। दरोगा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रमा, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मैं थोड़े से फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। एक मिनट सन्नाटा रहा, किसी को कोई बात ना सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरे ही फिक्र में था। रूखेपन से बोला, रमा बाबू, ये अच्छा बात ना होगा। रमा ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है। डिप्टी, नहीं, आपका वास्ते इससे बुरा दोबारा नहीं बात नहीं, दूसरा बात नहीं है। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा आलेशन दे देगा कि तुम उम्र भर न भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा। एक रिपोर्ट में तुम यूँ कलाइयों को ऊपर नीचे रख कर चला जाएगा। यह कहते उसने आंखें निकालकर रमा को देखा, मानो कच्चा ही खा जाएगा। रमा सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठ मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसे यह आशा न थी कि डिप्टी साहब, जो सील अभिनय के इतने पुतले बने हुए थे, एक बार ही यह रूप धारण कर लेंगे। मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला न था। आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं? रमा ने उठे हुए बालकों की तरह हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे दिक न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में भरना है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं साहब? जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तस्मा भी बाकी न छोड़ना चाहा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमा से कभी का परिचय नहीं है। साहबियों, हम बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार हूँ, लेकिन जब वह हमारा खिलाफ गवाही देगा, हमारा जब जड़ खोदेगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई करेगा, जरूर से करेगा, कभी छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। जालपा रतन पत्रों में जालपा को तो ढांढस देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रही थी, उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती? वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई हकीकत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों की भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात का भाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, मगर अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो।
घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की सी थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी, दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगैया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में मगन रहती है। सामने हरे भरे मैदान है, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही हैं, पर वह पगैया तुड़ाकर कभी इधर उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी साधन मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी विनोद सैर सपाटा खाना पीना यही उसका जीवन जीवन था, जैसा प्राय सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की न उसे इच्छा थी न प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के कितने ढंग थे। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर है, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं है, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था। सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था। अब यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। यह पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामोखा उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरासन हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देवसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की सुध न रही। वह यह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था। इस भांति सतर्क रहना चाहिए था कि मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो, पर सबने उसे मणिभूषण पर छोड़ दिया था और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला सररतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला न बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे यह जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप ये स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं भी यहाँ रहना मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।